तो अब पढ़ेंगे बोल्टेड कनेक्शन के बारे में। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि स्टील को रिवेट से जोड़ते थे। अच्छा, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, इससे पहले जिन्होंने ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा वो ये जानते होंगे कि पहले WSM से जब इसके डिज़ाइन का कोड चलता था IS 800 1984 वाला, तो सब दो रिवेट का उपयोग करते थे, जिसको अपन सामान्य भाषा में लोग रिपीट कह देते हैं, रिवेट। अब ये रिवेट होता क्या है, ये अगर किसी को ना पता हो तो पहले डायग्राम देखें। पेन का है वो देना। हाँ, जैसे मान लो ये दो प्लेट को आपस में जोड़ना है, नहीं यार साइड में, तो पहले तो इसमें एक छेद कर देंगे ड्रिल से। छेद के अंदर एक इस प्रकार की एक रिवेट डाल देंगे, फिर इसको गरम करेंगे। ये वाला जो हिस्सा है इसे इतना गरम कर देंगे कि लाल हो जाता है। फिर इसको ठोक पीट करते हैं, तो इसको चपटा करके थोड़ा ऐसा कर देते हैं, इससे थोड़ा छोटा ज़्यादा बड़ा बन गया। तो कुल मिला के ये इस प्रकार की फिनिशिंग का बन जाता है। यहाँ पे ऐसा और एक ये हिस्सा, और इस प्रकार से ये रिवेट इसको कनेक्ट कर देती है। धीरे धीरे ये नए कोड में 2007 में ये पाया गया है कि इसके बदल के बोल्ट का चलन आ रहा है, तो धीरे धीरे ये चलन ऐसा बदला। इसका बदलने का कारण ये था कि एक तो बोल्ट कनेक्शन खोलना आसान है, रिवेट को अगर खोलना है तो क्या करना पड़ेगा, वापस से गरम करना पड़ेगा थोड़ा पीस के। मतलब तो तोड़ना ही, रिवेट को काटना है, तोड़ना पड़ेगा। बोल्ट में क्या है, उसमें इसको खोलो गोल गोल घुमा के उसका नट खोल दो खोल दो। हाँ। और काम हो जाएगा। डिसअसेंबल करना बिना डिस्ट्रॉय करे, हाँ, आसान होता है। तो अब आप ये इसके बारे में पढ़ेंगे। रिवेट या रिवेटेड कनेक्शन कई सालों से यूज्ड फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से उपयोग हो रहा था, जिससे कि प्रोड्यूस करते थे सेफ यानी सुरक्षित एवं सर्विसेबल स्टील। सर्विसेबल शब्द जहाँ आ रहा है इसका मतलब ये है कि ज़्यादा बेंडिंग, ज़्यादा झोल ये नहीं आता था बीम में। हाँ, लंबी सर्विस का मतलब नहीं है। सर्विस का मतलब ये है कि अगर अपन कहीं ये छत में सर्विसिबिलिटी में फेल हो गई, इसका मतलब उसमें बहुत झोल खा रही है, ऐसा रहता है, टूटी नहीं है। कनेक्शन रिवेट किससे बनती है, राउंडेड डक्टाइल स्टील बार से बनती है, जिसके दो तरफ ही ठोक ठोक के उसका सिर बना देते हैं। माइल्ड या हाई टेंसाइल स्टील का होता है। इसमें शैंक होता है और हेड होता है। शैंक वो बीच का हिस्सा, हेड वो जो चपटा कर देते हैं। मैं डायग्राम में बताता हूँ। ये जो पोर्शन है बीच का, ये शैंक है और ये है हेड, है ना। जो रिवेट को इंस्टॉल करते हैं, अब इसकी प्रोसेस जो आपको मैंने बताई, एक तो रिवेट को हीट करना पड़ता है, इतना जितना कि वो चेरी रेड कलर दिखने में हो जाए उसका, उतना गर्म उसको करना पड़ता है। क्लियर है, दिख रहा है, क्लियर। चेरी रेड कलर। ये लगभग 980 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है ना। अब आपने कोई वो बेबीज डे आउट मूवी देखी है क्या? अरे देखना, बढ़िया है, अमेजन प्राइम पे होगी शायद, या नहीं नहीं हॉटस्टार पे शायद। चलो ऐसे यूट्यूब पे उसके सीन देखना। तो जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है कैसे बना था, उस टाइप की बिल्डिंगें वहाँ बनती हैं। तो स्टील के कॉलम आपस में जोड़ जोड़ के बीम, उनमें सब में रिवेट, खटखट 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 आवाज़ें। विदेशी फिल्मों में कई बार लड़ाई झगड़े के सीन में ऐसी जगह पहुँच जाए वो तो दिखता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। अपने यहाँ जैसे कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, वहाँ पे लकड़ियों का एवं हाँ हाई राइज बिल्डिंग में स्टील का उपयोग ज़्यादा होता है। वहाँ पे बच्चे चला जाता है। हाँ, बेबीज डे आउट में बच्चा वहाँ चला जाता है। अब सोचो वहाँ इतनी ऊंची एक बिल्डिंग है, उसमें वहाँ पे एक रिवेट है, उसको गर्म करना 980 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर उसके बाद उसको घुसाना है एक छेद में,
जो छेद थोड़ा सा बड़ा होता है, 1.5 मिलीमीटर बड़ा होता है उसके रिवेट के साइज से, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि गर्म रिवेट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो इसलिए छेद पहले से बड़ा रखना पड़ता है, बाद में वो सिकुड़ जाती है नॉर्मल। फिर उसके हेड पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, और उसी टाइम पे जो उसका ये वाला हिस्सा है, नहीं जैसे पन्ने अपनी जगह से सरकता बोलते हैं, दिख रहा है ना। तो ये मान लो उसके, सॉरी ये डाल दिया एक तरफ, अब इसको यहाँ पे दबा के रखेंगे किसी तरीके से, और यहाँ पे उसे ठोकेंगे, तो ये घड़ 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 मशीन होती है, कभी आपने देखा, हथौड़े से नहीं ठोकते हैं। वो जो मशीन रहती है वो प्रेशर्ड एयर से चलती है, तो उसको न्यूमेटिक हैमर या न्यूमेटिक बोलते हैं। न्यूमेटिक मतलब हाँ, वो प्रेशर देता है, हवा से जो प्रेशर आता है उससे वो चलती हैं, उसमें बिजली से नहीं चलती है। तो उससे इसको ठोक ठोक के ऐसा चपटा बनाते हैं। उसमें होती है बहुत आवाज़, और इतनी आवाज़ होती है कि अगर कोई बीमार बुजुर्ग जिसको डॉक्टर ने किसी बीमारी की वजह से ऐसी सलाह दी है कि तुम सोना, दिन में भी सो, तुम ये दवाई खाओ, नींद नहीं आ रही साहब, लो ये दवाई खाओ, सो, आराम की ज़रूरत तुम्हें, ऐसे व्यक्ति का अगर आसपास अगर इस प्रकार का काम हो रहा है ना, तुमने शायद देखी नहीं है, ये आवाज़ सुनी नहीं है, सुनी नहीं है तुमने, ये बहुत आवाज़ करती है और सो नहीं सकते आप। मैं जब इंदौर में रहता था तो मेरे घर के पीछे की साइड कोई, मतलब ऐसा भी नहीं जस्ट बगल वाला, पीछे की साइड की लाइन में कोई घर टूट रहा था, वो घड़ 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 इतनी जोर से आवाज़ आती थी, मैं सो नहीं पाता था दोपहर में, आलस में दोपहर में, कभी कभी छुट्टी वाले दिन, और कोई काम अलग दूसरा भी नहीं हो पाता, मतलब ऐसा भी नहीं टीवी देख सकते हैं अपन, आपस में बात कर पाए, ऐसा भी नहीं हो पाता, इतनी जोर जोर से घड़ 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 रिवेटिंग में आवाज़ जो आती है, बहुत आवाज़ आती है वहाँ पे। वो घर के पीछे की साइड का मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, जो सड़क बनी बनाई आरसीसी की है, उसको तोड़ने में वो प्लायर जैसा आगे का हेड रहता है, वो घड़ 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 तोड़ता है, उसी प्रकार से उसको घर की जो आरसीसी का है उसको भी तोड़ते हैं उसी मशीन से। हाँ, उसी प्रिंसिपल पे वो भी काम करता है, न्यूमेटिक। ये जो इंस्टॉलेशन है रिवेट का, इसमें कम से कम 4 लोग चाहिए, और चारों स्किल्ड लोग चाहिए। पहला जना जो आएगा उसको रिवेट को हीट करेगा और जगह पर रख देगा, दूसरा आएगा जो उसको पकड़ के रखेगा रिवेट को और जगह पे होल में डालेगा, होल में डालेगा। फिर एक जना आएगा जो उसको बैकअप हैंडल द बैकअप बार जो नीचे से पकड़ के रखेगा, और एक आएगा जो ऊपर से उसे ठोक के न्यूमेटिक हैमर से चपटा करेगा। तो इसमें 4 आदमी लग रहे हैं। नट बोल्ट में तो क्या दिक्कत है ज्यादा से ज्यादा 2 मान सकते। हाँ चलो कि एक आदमी ने बहुत बड़ा नट भारी पकड़ रखा है, एक आदमी, अरे ऐसा नहीं है, 2-2 किलो के थोड़ी है नट, नट नहीं बोल्ट, हाँ नट बोल्ट और रिवेट में एक भारी अंतर पहचान है सर। इसमें क्या है, इसका छेद हमेशा होता है बड़ा, इनमें हमेशा गैप रहता है, हाँ 1.5 mm बड़ा होता है। तो इसमें जो ये प्लेटें हैं ना, इनमें थोड़ा सा प्ले रहता है, इसको आप हल्का सा इधर सरकाओगे तो ये 1/2 mm इधर सरकेगी, नहीं दिख रहा, तो बताना था ना, तो जोर से बोलना था ना। इनमें छेद कर दिया बड़ा, अब इसमें रिवेट डाली छोटी, है ना, गर्म होके फैल गई थी, सिकुड़ के गैप रह गया, इसकी वजह से इसमें हल्का सा प्ले आएगा। इसको आप इधर खींचो या उल्टा दबाओ इन्हें आपस में, तो एक हल्का सा, जैसे एक हल्का सा ऐसा ऐसा प्ले रहेगा क्योंकि ये कब रुकती हैं, जब इसके शैंक से प्लेट टकराती हैं तब रुक जाती हैं। और बोल्ट में क्या होता है, बोल्ट में एक अलग कार्यक्रम होता है। अरे नहीं, बोल्ट में ऐसा होता है, नहीं, बोल्ट में ऐसी चीज होती है जो मुझे पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुआ था, फिर मुझे एहसास हुआ कि बोल्ट अब इतना प्रचलन में क्यों है।
नट से यहाँ से कस दिया, तो नट से कितना कसते जाते हैं, घुमा घुमा के, जब वो टाइट हो जाता है तो पापा डांटते हैं कि नहीं, और कस इसको, ढीला छोड़ दिया अभी भी, और कस। मेरे पापा डांट देते थे कि हो तो गया टाइट, नहीं खुल जाएगा, और टाइट कर। तो इसमें क्या करते हैं, जितना हाथ से घूम जाता है, टाइट हो जाता है ना, उसके बाद और आधा 180 डिग्री या जितना भी क्वार्टर टर्न और करते हैं एक्स्ट्रा। उससे क्या होता है, इसमें आ जाती है टेंशन। ये सिंबल का है टेंशन का। उससे क्या होता है, ये दोनों प्लेटें हैं, इनमें आपस में यहाँ पे खूब जोर से, जैसे इन्हें मान लो सैंडविच करके दबा दिया हो हाथ से, जैसे मान लो ऐसा इफेक्ट आ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों आपस में इनका रिएक्शन बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जब इसे यहाँ खींचेंगे अपोजिट दिशा में, तो इसका फ्रिक्शन इसे रोकेगा। बोल्ट का तो बाद में असर आएगा, बोल्ट के शेंग से टकरा के रुके, वो इफेक्ट तो बाद में आएगा, ये फ्रिक्शन से आपस में रोकते हैं। समझ में आई बात? और ये फ्रिक्शन इनको पहले रोकता है इधर उधर हिलने से, इसलिए इस जॉइंट को बोलते हैं HSFG, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप कनेक्शन। बोल्ट का ही कनेक्शन है, लेकिन इसका नाम है HSFG, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप। तो ये बोल्ट की वजह से फ्रिक्शन की ग्रिप बनाई जाती है, तो न सिर्फ बोल्ट, फ्रिक्शन भी इसको रोकता है। ये सब मजेदार चीज है। तो ये एक क्वेश्चन आता है हर साल कि क्यों अब रिवेटिंग का उपयोग नहीं किया जाता है, आखिर ऐसा क्या ही कसूर था रिवेट का जो उससे ऐसी नाराजगी हो गई। तो नो लॉन्गर यूज्ड इन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू, अब पीछे नीचे कारण दिए 4। तो अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का आ जाए तो कुछ ऐसा जादू करना कि 5 की जगह 4 पॉइंट की जगह 5 पॉइंट लिख दो। तो साइकोलॉजी चेक करने वाली कि इसीलिए 5 नंबर दे, 4 लिखोगे तो 4 ही नंबर देगा। एक तो प्री हीटिंग की आवश्यकता, नेसेसिटी, आवश्यकता होती है। प्री हीटिंग यानी ओवन में, कभी देखना यूट्यूब पे केक कैसे बनाए, तो बोलेंगे ओवन को प्री हीट करके रखो, पहले से गर्म करके रखो इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसके बाद ये फिर जो भी बनाए हैं वो रखो केक अंदर, और फिर और उसको गर्म करो। तो पहले से ही हीट जो रिवेट को करना पड़ता है ड्राइविंग से पहले, मतलब जो हैमर से ठोकते हैं उससे पहले वो करने की आवश्यकता रहती है रिवेट में, वो बोल्ट में नहीं होती। लेबर कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है रिवेटिंग की, क्योंकि इसमें 4 प्रकार के मजदूर लग रहे हैं और चारों स्किल्ड चाहिए रहते हैं। इनमें अगर कभी मजदूरों से आप लोगों ने काम करवाया हो ज़िंदगी में, पुताई का, प्लास्टरिंग का, जुड़ाई का, तो आपने देखा होगा काम कर दिया, फिर जाके देखो तो 2-4 जगह गलतियां रहती हैं, उसे ठीक करवाना रहता है। तो इस प्रोसेस में होता ये है कि ये जो 4 जने अपना अपना काम कर जाते हैं, फिर जब बाद में जाके देखो तो कई बार रिवेट में ऐसी दिक्कत रहती, देखो कैसी। साइट पे जाके एक आदमी चेक करता है, तो जैसे ये छेद था, एक तरफ तो ये ठीक था ऐसा, और दूसरी तरफ ये ऐसा हुआ, दिख रहा है? अब ये इतना मजबूत नहीं है कनेक्शन, इसको इंजीनियर एक इस पे निशान लगा के चला जाएगा कि इसको निकाल के फिर से लगानी रिवेट। अब ये काम आसानी से हो जाएगा। तो ये क्या रहता है, लगभग 20% रिवेट ऐसी रहती हैं, 25% रिवेट ऐसी रहती हैं जो एक आदमी जाके चेक करके निशान लगा के बोलता है इसको हटाओ फिर से लगाओ, कैंसल। तो ये भी एक है, द कॉस्ट इन्वॉल्व इन केयरफुल इंस्पेक्शन एंड रिमूवल ऑफ पुअरली इंस्टॉल्ड रिवेट, ये हाई है। रिवेट अगर गलत लग जाए तो इसको काट के निकालने की कॉस्ट ज़्यादा है। और एक ये है कि इसमें हाई लेवल ऑफ नॉइस रहती है, शोर बहुत रहता है, जो कि इसमें हैमर से ड्राइव करते हैं, उसको ड्राइव बोल रहे हैं, तो कुटाई करते हैं, ठुकाई करते हैं। इस वजह, तो ये आपको कारण लिखने हैं इसके सवाल में। बोल्ट के टाइप कितने हैं? अनफिनिश्ड बोल्ट या ब्लैक बोल्ट या सी ग्रेड बोल्ट, टर्न्ड बोल्ट्स, प्रिसीजन बोल्ट्स या ए ग्रेड बोल्ट्स। आपको क्या लगता है इंडिया में कौन से चलते होंगे? ब्लैक बोल्ट, सी ग्रेड बोल्ट, सस्ता आइटम चाहिए सबको है ना। फिर और भी है, देख लो, इतना देखा है तो सेमी प्रिसीजन बोल्ट या बी ग्रेड बोल्ट,
फिर रिब्ड बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, अच्छे सबसे बढ़िया क्वालिटी जैसे हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, पैसे कोई दिक्कत नहीं है तो ये वाला। और करें इसको सरका लेते हैं, दिख रहा है बढ़िया। तो ब्लैक बोल्ट ये सबसे कम होते हैं, सस्ते होते हैं, सबसे सस्ते होते हैं। इनका काम कहाँ होता है? लाइट स्ट्रक्चर में यूज होता है या स्टैटिक लोड में। स्टैटिक लोड का उल्टा कौन सा लोड होता है? डायनामिक लोड, जिसमें हलचल कुछ हो रही है, बार बार लोड बदल रहा है, हवा अभी तेज चल रही है, अब कम तेज चल रही है। हाँ, जैसे कि पुल में गाड़ियाँ जा रही हैं, अब गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं, गाड़ियाँ निकल गई, अब गाड़ी आने वाली है। और उसमें ये भी रहता है, जो भी सड़क के लोड रहते हैं उसमें जितना भी वजन आप एक ट्रक का मान रहे हो, तो इसका एक रूल ऐसा भी रहता है कि जो भी मान लो 100 टन का एक कोई वजन का मान लो कोई आइटम जा रहा है, तो हमेशा 125 लेना। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी भी ऊंचे नीचे रोड रहती हैं तो वो उछल उछल के कूद कूद के उसमें गिरता है, तो 25% एक्स्ट्रा वजन लगता है पुल पे। तो जब, हाँ ये थोड़ी एक्स्ट्रा फालतू बात थी, काम की बात थी, कि जब भी सड़क पे आप लोड लोगे, जैसे मान लो 100 किलो की मोटरसाइकिल है तो हमेशा 125 से डिज़ाइन करते हैं। तो ये टेम्परेरी फास्टनर की तरह यूज़ करते हैं, जैसे थोड़ा सा अटका के रख दिया, उसके बाद मेन हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप वाले जॉइंट जो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट है उनसे जोड़ दिया, और फिर वो टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर उसको हटा दिया। जैसे बल्लियों से नहीं टिका देते बीम को, तो उस प्रकार से स्टील का कुछ अगर लगा रहे हैं तो 2 नट से कस के थोड़ी देर के लिए टिकाने के लिए ब्लैक बोल्ट का उपयोग कर लेते हैं, टेम्परेरी काम के लिए। या वेल्डिंग करने वाले हैं तो वेल्डिंग में भी शुरुआत में जगह पर स्थापित करने के लिए, टिकाने के लिए भी ब्लैक बोल्ट का उपयोग कर लेते हैं। ये उन जगह पर जहाँ पे इम्पैक्ट लोड आ रही है, यानी ये इम्पैक्ट लोड है, जहाँ पे फटीग यानी, भूल गए, लोहे के टुकड़े को तोड़ना है तो क्या करना है? हाथ से ही तोड़ना है। मतलब लोहे के तार को तोड़ना है तो क्या करें? हाँ, उसको दाएं बाएं मोड़ते हैं तो अपने आप धीरे से वो हट जाता है। ऐसे ऐसे करके मैं थोड़ा बता दिया, अंदाज से आप समझ गए होंगे। वो फटीग, फिर डायनामिक लोड, जिसमें नेचर बार बार बदलता है, ऐसी जगह में इसका उपयोग नहीं करते हैं। इसका डायग्राम देखें आप, ये नट है, ये बोल्ट है, यहाँ पे ये बोल्ट का हेड है, ये नट नहीं है। नट यहाँ खोखला होता है जिसके अंदर ये घुस जाता है, ये शैंक पोर्शन कहलाता है। शैंक में कुछ पोर्शन चिकना है, कुछ में ये आटे, ग्रिप नहीं बोलते इसको, थ्रेड है, थ्रेड है। जो डायमीटर शैंक का है उसको बोलते हैं नॉमिनल डायमीटर, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर चेंज हो रहा है, यहाँ का डायमीटर से नाप के नहीं निकाल सकते। जितना भी शैंक का डायमीटर है उससे हेड का कितना गुना ज्यादा होता है डायमीटर? 1.65। हाँ, बहुत होशियार लोग तो, शाबाश। फिर उसके बाद ये जो लेंथ ऑफ शैंक और थ्रेड की रहती है ना, ये डिपेंड करता है कहाँ लगाना है। लंबे भी आते हैं, कम लंबे भी आते हैं, जैसे कील भी कई प्रकार की आती हैं, ऐसे इसकी लंबाई ज़्यादा कम ज़्यादा होती है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मान लो इसका क्वेश्चन आता है और लिखा हुआ है कि ब्लैक बोल्ट जिसका ग्रेड है 4.6 का इस्तेमाल किया, और आप देखना यही चलेगा। ये 4.6 है ना, 10 में से 8 बार ऐसा होगा कि यही डाटा आएगा, डाटा भी नहीं बदलेगा। अगर ब्लैक बोल्ट का ये ग्रेड है, ये क्या है? ग्रेड दिख रहा है उसमें कि नहीं? अरे तो बताना था ना। अच्छा ठीक है, यदि ये ग्रेड है दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो न भी बताया होगा तब भी हमें क्वेश्चन वाला मान के चलेगा कि इससे आप निकाल लोगे कि इसकी मजबूती कितनी, किसकी? बोल्ट की। तो ये जो 4.6 है, इसमें जो 4 है, 4, ये इंडिकेट करता है कि इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। दिख रहा है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ज़्यादा बड़ा लिख रहा हूँ क्या? थोड़ा टेढ़ा हो गया।
ये दर्शाता है कि इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। और ये जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है, इसका मैं तीर यहाँ बीच में से निकाल लेता हूँ, ये दर्शाता है कि यील्ड, हाँ, यील्ड स्ट्रेंथ, सॉरी, यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस का रेशो कितना है। इसकी मदद से हम, जैसे ये है जो है ये इसका रेशो, इसमें इसके अगर देख के पता करें तो ये है 0.06, सॉरी 0.6, 6 नहीं है, मैंने गोला इतने से भी बना दिया, इस गोले में पॉइंट भी शामिल है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी 4 नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ये आएगी 400। दिख नहीं रहा? अल्टीमेट दिख रहा है? हाँ, बताते रहना। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी आएगी 400। हमेशा हर चीज़ न्यूटन पर mm स्क्वायर में चल रही है, नहीं बताएं तब भी। तो इसमें 4, अगर इसकी जगह 5.6 लिखा होता तो कितनी होती? हाँ, अगर इसकी जगह 3.5 लिखा होता तो कितनी होती? समझ में आ गया मतलब। फिर उसके बाद यील्ड स्ट्रेस बटा अल्टीमेट स्ट्रेस का रेशो है 0.6। तो अब बताओ, ये यील्ड स्ट्रेस को y से लिख देता हूँ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस को। तो अब बताओ, क्या आप ये बता सकते हो यील्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेंथ इसकी कितनी होगी इन दोनों आंकड़ों से? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। हॉर्लिक्स पीते हो क्या? इतने होशियार कैसे हो फिर यार तो? बढ़िया बढ़िया। तो ये कितना आ जाएगा कैलकुलेटर? 6 चौक, बढ़िया बढ़िया। चलो, मतलब पहाड़े याद ना करने के लिए डांट तो खाइए बचपन में। तो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ आपने निकाली 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यदि आप ये 4.6 आंकड़े से ये निकाल पा रहे हो, तो अब अपन एक मन का आंकड़ा ले लेते हैं, मान लो 5.7। दिख रहा है उसमें? नहीं दिख रहा? हाँ, मैं हाँ क्यों मिला? हाँ, तो इससे यूटीएस कितनी आएगी? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाँ। 350। अरे नाम भी बोलो, 350 का क्या है? नहीं, नाम, यूनिट नहीं। हाँ, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस बोल देते हैं अपन, थोड़ा एक जैसा लगेगा। तो 0.7 मल्टीप्लाई 500, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतने कठिन कठिन सवाल कैसे कर लेते हो तुम लोग? इतने कठिन कठिन क्वेश्चन। इसका अगर बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल लें, दिख रहा है इसमें मेरा हाथ? तो एक है 8.8 ग्रेड का बोल्ट, अगर तो यूटीएस कितना आएगा बताओ? 140। अरे 800। गलत जवाब। नहीं, वो जो पूछा पे लो बताओ। 800 आएगा, इसमें 100 का गुणा कर दो, सिंपल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर। हाँ। और यील्ड स्ट्रेंथ, 0.8। मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ। यील्ड स्ट्रेंथ भी एक स्ट्रेस है कि वो अधिकतम स्ट्रेस कितनी जिसपे यील्ड हो जाता है, तो इसको यील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। या यील्ड स्ट्रेंथ पे कितनी स्ट्रेस है, ये भी अगर समझने को अपने सामान्य भाषा में, क्योंकि बहुत कम बच्चे। तो 800 गुणा 0.8 तो 640। वाह यार, तूने बिना कैलकुलेटर के इतना बढ़िया कैलकुलेशन कर लिया। वाह यार। तो ये एक एग्जांपल था, इसका एसएससी में आ जाता है, यही आता है। अच्छा, ये आपके यहाँ भी है क्या, चलता है? उसमें ये ऐसे ही ग्रेड चलते हैं मैकेनिकल में। हाँ हाँ हाँ, एफिशिएंसी। हाँ हाँ, यही हमारे में कनेक्शन की एफिशिएंसी निकालते हैं। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, इसके आगे का अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसको एस्केप दबाओ, स्टॉप कर दो, करो ना।